हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एमपी टेट 2022 9 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। यह रहा पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61। फ्लोराइड से दूषित पेयजल के कारण हो सकता है। फ्लोराइड से दूषित पेयजल के कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए है अम्ल रक्तता, ऑप्शन बी है क्षार मेहता, ऑप्शन सी है फ्लोरोसिस, ऑप्शन डी है आंतों में जलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्लोरोसिस हो सकता है। दोस्तों फ्लोराइड के दूषित पेयजल के कारण क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है। यह बीमारी किसको प्रभावित करती है दोस्तों? यह दांतों को प्रभावित करती है। किसको करती है दोस्तों? तो दांतों को प्रभावित करती है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था? दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। 1998 के पोखरण में परीक्षण में कौन सा बम था दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है मानव बम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बम, ऑप्शन सी है परमाणु बम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी नहीं लिया है दोस्तों। ठीक है, तो न्यूक्लियर बम ये दे रखा है, न्यूक्लियर बम। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 1998 के पोखरण में परमाणु परीक्षण के दौरान किस बम का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बम का उपयोग किया गया था। दोस्तों हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर कार्य करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है। क्या ये सत्य नहीं है? ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है दोस्तों। ऑप्शन सी है ईवीएस विद्यार्थियों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्राप्त करता है। ऑप्शन डी है ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। तो दोस्तों सत्य नहीं पूछा है, तो ईवीएस एक क्या है? ईवीएस की प्रकृति कैसी है? एकीकृत है, सत्य है दोस्तों। ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है दोस्तों, ये भी सत्य है दोस्तों। ईवीएस शिक्षार्थियों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान कराता है, ये भी सत्य दोस्तों। ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। दोस्तों परिभाषाओं पर जोर नहीं देता है दोस्तों। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे कैसे होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं। क्या आप उन्हें परिभाषाओं को पढ़ाने पर जोर दोगे? क्या नहीं देंगे ना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सुनीता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। सुनीता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन डी है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हो। दोस्तों रूढ़िवादिता को क्या करना है? संवेदनशील बनाना चाहती है, इसे खत्म करना चाहती है। तो क्या करेंगे दोस्तों? देखो दोस्तों केवल लड़कों को प्रतिदिन कक्षा में साफ करने को कहें, ये रूढ़िवादिता हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। दोस्तों उसकी मां को बुलाएंगे जो क्या है दोस्तों? ऑटो चालक है, जिससे क्या है लैंगिक रूढ़िवादिता को क्या करते हैं? समाप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65।
पक्षी चूहे और शेर का आश्रय क्रमवार होता है। देखो पक्षी कहाँ रहता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। चूहा कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है, इसका हमें क्या बताना है, क्रम बताना है। तो पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसला में, चूहा बिल में, शेर कहाँ रहता है, जंगल में। ऑप्शन बी है गुफा, बिल, पेड़। ऑप्शन सी है घोंसला, पेड़, गुफा। और ऑप्शन डी है घोंसला, बिल और माद। तो दोस्तों देखो पक्षी कहाँ रहता है दोस्तों, पक्षी रहता है घोंसला में। कहाँ रहता है दोस्तों, घोंसला में। चूहा कहाँ रहता है दोस्तों, चूहा बिल में हो गया, ठीक है। जंगल, शेर कहाँ रहता है दोस्तों, तो शेर रहता है माद में। कहाँ में रहता है दोस्तों, माद, माद यानी गुफा में रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों, तो माद। देखो दोस्तों इसमें घोंसला दिया है लेकिन पेड़ दे रखा है। चूहा क्या पेड़ पे रहता है, नहीं रहता है। शेर कहाँ रहता है, गुफा में। गुफा को क्या बोलते हैं, माद भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शेर कहाँ रहता है, माद में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। मंदिर के ऊपर का शिखर हाथों से उठाने के लिए बहुत भारी हुआ करता था। देखो मंदिर के जो शिखर होता है उसके ऊपर टॉप पे एक पत्थर बड़ा सा रखा जाता है, उसे उठाने के लिए क्या होता है दोस्तों, वो बहुत भारी होता है। कैसा होता है दोस्तों, तो बहुत भारी होता है। इसलिए मंदिर के शीर्ष पर निर्मित बोल्डर रोलर्स पर रखा इसे ऊपर तक घुमाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है सीढ़ियाँ, क्या सीढ़ियों के द्वारा, ढलान द्वारा, पित्रेता दूरा, बलुआ पत्थर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदिर के ऊपर का शिखर हाथों से उठाने के लिए बहुत भारी हुआ करता था, इसलिए मंदिर के शीर्ष पर निर्मित बोल्डर को रोलर्स पर रखा और उसके ऊपर तक घुमाया। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढलान। क्या हो जाएगा दोस्तों, ढलान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाली अपवर्तन नहरें कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं, ऑप्शन ए है खादिनसो। ऑप्शन ए है क्या दोस्तों, खादिनसो। ऑप्शन बी है रिचार्ज गड्ढे। ऑप्शन सी है जोहादास। ऑप्शन डी है गुल या कुलसी। तो पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाली अपवर्तन नहरें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं दोस्तों, ये कहलाती हैं गुल कुलसी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गुल कुलसी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाती हैं दोस्तों, तो गुल कुलसी कहलाती हैं। जो पश्चिमी हिमालय में दिखाई देने वाली नहरें होती हैं जो जिनमें पानी चलता है उन्हें क्या कहते हैं, गुल कुलसी कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति में डीपीडी यानी डायथाइल पीफेनिलनेडियम किस रंग का उत्पाद करता है। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, डायथाइल पीफेनिलनेडियम किस रंग का उत्पाद करता है, किसमें, मुक्त क्लोरीन में। तो भूरा रंग का करता है, हल्का पीला। ऑप्शन सी है गुलाबी। ऑप्शन डी है फारसी नीला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति में डीपीडी क्या करता है, गुलाबी रंग देता है। कैसा रंग देता है दोस्तों, तो गुलाबी रंग उत्पाद करता है। क्या करता है दोस्तों, तो गुलाबी रंग उत्पाद करता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। नीम का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, नीम का वैज्ञानिक नाम है। तो आपको सभी पौधों के वैज्ञानिक नाम याद करने हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है मैग्नीफेरा इंडिका, आजादीछरा इंडिका, फिटकरी सेपा। ऑप्शन डी है फाइलेंथस एम्बिलिका। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आजादी राक्षा इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है सर्वाधिक स्तर परितंत्र है। सर्वाधिक स्तर परितंत्र है कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन ए है जंगल है। ऑप्शन बी है रेगिस्तान। ऑप्शन सी है महासागर। ऑप्शन डी है पर्वत। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो सर्वाधिक स्तर परितंत्र है तो कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा महासागर। कौन सा है दोस्तों, महासागर सर्वाधिक कैसा है दोस्तों, स्थिर
परितंत्र है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्रोमोसोम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ होता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 के मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? प्रश्न कह रहा है चंद्रयान-1 के मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। वासुदेव गांधी, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है हिमांशु गुप्ता, ऑप्शन सी है जितेंद्र नाथ गोस्वामी, ऑप्शन डी है दोस्तों नागेंद्र गुप्ता। ऑप्शन डी क्या दे रखा है? नागेंद्र गुप्ता। तो चंद्रयान-1 के मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जितेंद्र नाथ गोस्वामी। कौन हो जाएगा दोस्तों? जितेंद्र नाथ गोस्वामी। इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र नाथ गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो चंद्रयान-1 को कब भेजा गया था दोस्तों? इसे भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008। इसे कब भेजा गया था दोस्तों? चंद्रयान-1 इसे भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को याद रखेंगे दोस्तों। कहाँ से भेजा गया था दोस्तों? तो श्रीहरिकोटा से। कहाँ से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। किसको? चंद्रयान-1 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। दोस्तों इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गैनीमीड किसका चंद्रमा है? तो गैनीमीड किसका चंद्रमा है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है मंगल का है, ऑप्शन बी है बृहस्पति है, ऑप्शन सी शुक्र है, ऑप्शन डी शनि है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहस्पति। गैनीमीड किसका चंद्रमा है? तो बृहस्पति का है, जुपिटर बोलते हैं जिसे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। यह ग्रह पीले तारे की तरह दिखाई देता है। दोस्तों इसे चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं। ग्रह को पहचानिए। ऑप्शन ए है मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शनि। कौन सा है? शनि ग्रह है। कौन सा है दोस्तों? तो शनि हो जाएगा। ऑप्शन शनि ग्रह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर किसके प्रथम निदेशक थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? APL, NPL, ऑप्शन बी है बार्क BARC, ऑप्शन सी है BSIR, ऑप्शन डी है क्रिसिल CRISIL, क्रिसिल। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तो बार्क। किसके थे दोस्तों? तो बार्क के थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर किसके प्रमुख निदेशक थे? तो थे बार्क के दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कब से प्रभाव में आया? तो राष्ट्रीय जैविक खेती कब से प्रभाव में आया दोस्तों? जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 2004, 2005, 2006 और 2007। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? 2004। कब प्रभाव में आया दोस्तों? राष्ट्रीय जैविक खेती। राष्ट्रीय जैविक खेती कौन सी खेती दोस्तों? तो जैविक खेती। कब प्रभाव में आई दोस्तों जैविक खेती? तो 2004। कब आई थी दोस्तों? तो 2004 में आई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन युवाओं के विशेष रूप से अनुशासित है? युवाओं के लिए कौन सा आसन है? निम्नलिखित में से कौन सा आसन युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशासित है? दोस्तों तो इस तरह के प्रश्न भी पेपर में आते हैं। नटराज आसन, धनुराज आसन, शीर्षासन और चक्रासन।
दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नटराजासन कौन सा आसन है दोस्तों? युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशासित है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नटराजासन। ठीक है दोस्तों, कौन सा वाला? नटराजासन। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। क्रिकेट बाइबल का नाम क्या है? क्रिकेट बाइबल का नाम क्या है? दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल्सन क्रिकेटर्स अल्मेनेक। ऑप्शन बी है विल्सन क्रिकेटर्स हैंडबुक। ऑप्शन सी है विजडन क्रिकेटर्स हैंडबुक। ऑप्शन डी है विजडन क्रिकेटर्स अल्मेनेक। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट बाइबल का नाम क्या है? तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मेनेक। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। तो दोस्तों इंदौर के फारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है 1890, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी है 1957, ऑप्शन डी है 1975। तो इंदौर के फारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1890 में। कब हुई थी दोस्तों? तो 1890 में। याद रखेंगे, इंदौर के फारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना 1890 में हुई थी। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फीफा विश्व कप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताइएगा। तो फीफा विश्व कप की स्थापना ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? जल्दी से बताइए था। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? फीफा का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताइएगा। इसका मुख्यालय है जो दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। अधिगम हेतु भ्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है? किसके लिए दोस्तों? अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने के लिए, सीखने हेतु भ्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है तथ्य एकत्रित करना और विश्लेषण करना, पैर की मांसपेशियों की शक्ति, ऑप्शन सी है अध्याय रटने की स्मृति, ऑप्शन डी है सुनने की शक्ति। तो दोस्तों तथ्य एकत्रित करना, तथ्य यानी जानकारियों को क्या करना? जानकारियों को इकट्ठा करना। क्या करना दोस्तों? जानकारियों को एकत्रित करना और विश्लेषण करना, और फिर क्या करना? उनका अलग अलग करना। क्या करना? जैसे विश्लेषण करना। क्या करना दोस्तों? विश्लेषण करना, जैसे अलग अलग करना। तथ्यों को क्या करना? इकट्ठा करना, फिर उन्हें क्या करना दोस्तों? विश्लेषण करना। उनका क्या करना? विश्लेषण करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम हेतु भ्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है? तो ये कौशल विकसित किया जा सकता है तथ्य एकत्रित करना और विश्लेषण कराना। दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। शिक्षण अधिगम पाठ की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संदर्भ केंद्र है? तो ऑप्शन ए है पाठचर्या और पाठ्य पुस्तक। क्या ये हो जाएगा? ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक और नोटबुक। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी है उपस्थित रजिस्टर। क्या सी हो जाएगा? ऑप्शन डी है शिक्षक के प्रति बच्चों का रवैया। क्या डी हो जाएगा? तो दोस्तों शिक्षण अधिगम पाठ की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संदर्भ केंद्र है? दोस्तों पाठचर्या और पाठ्य पुस्तक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समूह चर्चा में डैश लगता है और डैश स्तर के ध्यान लगन की आवश्यकता होती है। ज़्यादा समय लगता है, ऊंचे ध्यान की स्तर की आवश्यकता होती है दोस्तों। कम समय लगता है, ऊंचे ध्यान की आवश्यकता होती है दोस्तों। ज़्यादा समय लगता है, निचले ध्यान स्तर की आवश्यकता होती है दोस्तों। कम समय लगता है तो निचले ध्यान स्तर की आवश्यकता होती है। दोस्तों समूह चर्चा में ज़्यादा समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? ज़्यादा।
जब हम समूह में चर्चा करेंगे तो कैसा समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। और किस स्तर के ध्यान के लगन की आवश्यकता होती है, तो ऊंचे स्तर के ध्यान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। दोस्तों वनोन्मूलन का परिणाम क्या नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन एक है तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी है प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ऑप्शन सी है तापमान में कमी, ऑप्शन डी है भूजल स्तर में कमी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो परिणाम नहीं है, कौन सा, वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है, तो क्या होगा, तापमान में कमी। यदि आप पेड़ों को लगातार काटोगे तो तापमान में कमी हो सकती है क्या। मान लो आपने ये पेड़ लगाया, आपने इस पेड़ को काट दिया, एक पेड़ लगाया इसको काट दिया, तो तापमान में कमी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना दोस्तों। तो तापमान में क्या कमी नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों, ये इसका परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वनोन्मूलन का परिणाम है, नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तल छठी चट्टान की प्रकृति उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रकृति अक्सर क्षारीय होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ब्रेसिया, बलुआ पत्थर, सिल्ट स्टोन और चूना पत्थर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना पत्थर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चूना पत्थर। निम्नलिखित से तल छठी चट्टान की प्रकृति उपस्थिति के कारण मिट्टी की प्रकृति अक्सर कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। किसके कारण हो जाती है दोस्तों, तो चूना पत्थर के कारण मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विवर्तनिक प्लेटों पृथ्वी की किन सतहों पर पाए जाने वाले टुकड़े हैं। तो ऑप्शन ए है भूपर्पटी के ऊपर भूप्रवार और बाहरी कोण, ऑप्शन सी है ऊपरी भूप्रवार और भूप्रवार, ऑप्शन डी है आंतरिक कोण और बाहरी कोण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, देखो विवर्तनिक प्लेटों पृथ्वी की किन सतहों पर पाए जाने वाले टुकड़े हैं। तो ये कौन सी सतह पर पाए जाते हैं दोस्तों, क्रस्ट एंड ऊपरी मेटल पर पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी एंड ऊपरी प्रवार पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो आईसीटी का उपयोग करने से कौन सा लाभ है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यह किताबों की जैसी जानकारी के पारंपरिक स्रोत द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा कर सकता है। यह शारीरिक मानसिक रूप से अशक्त छात्रों सहित सभी प्रकार के छात्रों के सीखने के अवसर पैदा कर सकता है। ऑप्शन सी है इससे छात्रों को इंटरनेट की लत लग सकती है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो। यह किताबों की जैसी जानकारी पारंपरिक स्रोत द्वारा छोड़ी गई कमी को क्या कर सकता है दोस्तों, पूरा कर सकता है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ऑप्शन दो, यह शारीरिक मानसिक रूप से अशक्त छात्रों सहित सभी प्रकार के छात्रों के लिए सीखने का अवसर पैदा करता है। ऑप्शन दो हो जाएगा। इससे छात्रों को इंटरनेट की लत लग सकती है दोस्तों, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन एक और दो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान अधिकांश छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कक्षा में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस उदाहरण आईसीटी उपकरणों के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू कार्यरत थे। दोस्तों सूचनात्मक उपकरण, सिचुएटिव उपकरण, रचनात्मक उपकरण और ऑप्शन 4 है संचार उपकरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, एक और दो, केवल 3 और 4 और केवल 2 और 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2 और केवल 4। 2 में क्या दे रखा है, सिचुएटिंग उपकरण दोस्तों, और 4 में दे रखा है संचार उपकरण, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किससे छात्र पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। किसे छात्र को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। ऑप्शन एक है
छात्र का शैक्षणिक कार्य पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से शैक्षिक साक्ष्य। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों छात्र का शैक्षणिक कार्य भी इसमें रखा जाता है और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से शैक्षणिक साक्ष्य। तो एक ऑप्शन दो ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो एक और दो दोनों सही हैं। क्या है दोस्तों? एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते दोस्तों आज के सेशन का दोस्तों लास्ट प्रश्न है ये, सतत और व्यापक मूल्यांकन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानता है? दोस्तों किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानता है? ऑप्शन ए है विकासात्मक प्रक्रिया, विकासात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है चरणबद्ध प्रक्रिया, ऑप्शन सी है कारक उन्मुख, ऑप्शन डी है प्रक्रिया उन्मुख। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकासात्मक प्रक्रिया। सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मानता है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, तो विकासात्मक प्रक्रिया हो जाएगा। दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।